हाशिम सिगरेट सुलगाकर बालकनी में खड़ा था। अना की तंजिया मुस्कुराहट बार बार उसकी निगाहों में आकर उसको अजियत दे रही थी। उसकी आंखें हद से ज़्यादा सुर्ख पड़ गई थी। दोनों हाथों को रेलिंग पर जमाए वो मुसलसल अना को सोच रहा था। आखिर वो इस कदर बेहस क्यों है जिसको अब तक उसके एहसासात का एहसास नहीं था। तभी मिस्टर आफरीदी कमरे में दाखिल हुए। क्या कर रहे हो बरखुरदार? उन्होंने पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखकर कहा। हाशिम ने सिगरेट को रेलिंग पे मसल कर नीचे फेंक दिया और उनकी तरफ मुड़ा। कुछ नहीं डैडी, बस यूं ही बाहर देख रहा था। उसने नज़रें दूसरी जानिब फेर कर धीरे से कहा। कुछ परेशान से लग रहे हो, सब खैरियत से है? उन्होंने उसके चेहरे पर फैले इज़्तिराब को महसूस करते हुए कहा। नहीं डैडी, बस थोड़ी सी थकन हो गई, उसने नफ़ी में सर हिलाकर जवाब दिया। वो कल तुम सिकंदर हयात की कोठी उसकी बेटी के निकाह में गए थे, फिर कैसा गुजरा फंक्शन? वो वहीं बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठ गए। वो भी दूसरी कुर्सी पर विराजमान हो गया। अच्छा गुजरा डैडी, उसने मुख्तसर जवाब दिया। मिस्टर आफरीदी ने महसूस किया था कि वह बताते हुए उसके चेहरे पर ख़तरनाक हद तक संजीदगी छा गई है। सब ठीक है हाशिम, कोई परेशानी तो नहीं? उन्होंने उलझन भरे लहजे में उससे इस्तफसार किया। जी डैडी, आप बिला वजह टेंशन ले रहे, कोई फ़िक्र की बात नहीं। उसने मुस्कुराकर उनकी परेशानी दूर कर दी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताने आया था कि रुबाब ने शादी से इनकार कर दिया है। तुमने कोई ऐसी बात तो नहीं की उससे? उन्होंने दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए कुछ परेशानी के आलम में कहा। नहीं डैडी, मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं की जिससे ऐसी परेशानी हो। उसने इनकार किया। ठीक है, हफ्ते को हमने फ़ारूक की तरफ जाना है, ज़रूरी काम है मुझे, इसलिए चलना तुम भी। वो खड़े होते हुए बोले। जी बेहतर डैडी। उसने सर हिलाया। वो उसका कांधा थपथपाकर चले गए। वो फिर से वही कुर्सी पर ढह गया। बेला, अरे ओ बेला, उठ भी जा, सुबह के 9 बज रहे और देख ज़रा, ऐसे सो रही है जैसे सारी रात खेतों में हल चलाती रही। बेगम यास्मीन सुबह से बोलना शुरू हुई थी तो अब तक बोल रही थी। क्या है अम्मा, कभी तो सुकून का सांस लेने दिया करो। वो झुंझलाकर उठ खड़ी हुई। क्या सुकून का सांस? तुझे लग रहा है मैंने ये घर तुझ पर तंग कर रखा है? उन्होंने कड़े तेवरों से उसको घूरते हुए कहा। अम्मा बस भी कर दो, ऐसी कोई बात नहीं, जा रही हूँ मैं मुँह धोने। वो बुरा सा मुँह बनाती उन नलके की तरफ बढ़ गई ताकि मुँह हाथ धोए। तभी उसकी नज़र अपनी कच्ची दीवार से होती हुई बुशरा के घर की तरफ गई, जहाँ शाहजी उसके अब्बा के पास बैठे हुए हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ये कैसे हो सकता है? शाहजी तो ऐसे लोगों से कम ही मेलजोल रखते, फिर ये इनकी तरफ क्या कर रहे? उसने उलझन से सोचा, फिर उधर ही देखती हुई अम्मा के पास आ गई। अम्मा, ये शाहजी बुशरा की तरफ क्या कर रहे? उसने सवालिया अंदाज में पूछा। बहन की मंगनी कर रहे हैं, बुशरा को हवेली ले जाना है। बुशरा की उनकी बहन से गाड़ी छनती है ना, उन्होंने सरसरी सा बताया। वो आटा गूंद रही थी, तभी उसके लहजे पर ज़्यादा गौर नहीं किया। अच्छा, वो इतना कहकर चारपाई पर बैठ गई। बेचैनी सी होने लगी थी उसको, तभी अम्मा को खुली हवा लगाकर कहकर बाहर चली आई और यूं ही अपनी चोटी हिलाती बुशरा के घर के करीब बने ट्यूबवेल पर आ गई। बुशरा वो कभी कभी दोपहर को वहीं आ जाती थी। उसके जहन से कुछ देर को शाहजी का ख्याल बहू हो गया था। वो अपने ही ख्यालों में ट्यूबवेल के अंदर पाँव डाले बैठी थी जब किसी बच्चे की आवाज़ पर चौंक कर उसने देखा। बात सुने, बच्चे की शाइस्ता उर्दू पर उसने चौंक कर बच्चे को देखा। बोलो। वो ना चाहते हुए भी अपना लहजा सख्त ना कर पाई, जो उसकी ज़ात का खासा था। मुझे भी आपकी तरह अपने पाँव इस ट्यूबवेल में डालने हैं, उसने मुस्कुरा कर कहा। बच्चा बेहद खूबसूरत था, गोल मटोल सा, जिसको देखते ही चूमने को दिल चाहा। इधर आओ, उसने उसको गोद में पकड़कर अपने साथ बिठा लिया। याहू, पानी में पाँव डालकर वो बेहद खुश हो गया था। बेला उसको देखकर मुस्कुरा दी। उसने जामुनी रंग का शलवार कमीज़ पहना था। वो अब्बा से ज़िद करके हमेशा शहर से कपड़े खरीदती थी, जबकि अम्मा कई दिन उसको इस चीज़ के ताने देती थी, मगर इकलौती होने की वजह से वो घर भर की लाडली थी। आपका नाम क्या है? बच्चे ने उसकी एक नज़र उसको देखकर मुस्कुरा कर कहा। मेरा नाम तो अना भी है, मगर सब बेला बेला बुलाते हैं। वो मुंह बसोर कर बोली। वो मुस्कुरा दिया। ठीक है, तो मैं आपको बेला बुलाऊंगा, बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारा नाम क्या है? उसके गाल पर बोसा देकर वो प्यार से बोली।
मेरा नाम अजहार शाह है, वो तफाखुर से बोला। ओह, बहुत प्यारा नाम है, वो मुस्कुरा कर बोली। उसकी साहिराना मुस्कुराहट पर वो दूर खड़े शाह ने पल भर के लिए उसको मुस्कुरा कर देखा, फिर गहरी संजीदगी से चलता हुआ इन दोनों के पास आ गया। अजहार, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि यूँ किसी अनजान से बात मत किया करे। वो अजहार को झिड़क कर बोला। मगर बाबा जान, ये आंटी बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी। वो मुंह बसोर कर बोला। आप लोगों का दिल का हाल नहीं जानते मेरे बच्चे। उसने उसके गाल को चूम कर उसका हाथ पकड़ा और मुड़ गया। बेइज्जती के एहसास से उसकी आंखों को में खुद ब खुद भर गई। बच्चे ने मुड़कर उसको देखा जो रो रही थी। बाबा, 1 मिनट। वो उससे हाथ छुड़ाकर उसके पास आया और अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए। आप रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब हम फ्रेंड हैं, ओके? उसने समझदार बच्चे की तरह कहा। बेला रोते रोते हंस दी और सर हिला दिए। शाहजी भी इन दोनों को देख रहा था। अजहार, उसकी आवाज़ गूंजी, बेला को डरा दिया। अजहार भागा हुआ उसके पास गया और उसकी उंगली थाम ली और बेला को घूरता हुआ वहाँ से चला गया। बेला ने आंसू साफ किए, पैर बाहर निकाले और घर की तरफ चल दी। मुंतशा बेनियाजी से टेबल के ऊपर पैर रखे बैठी थी। सामने ही आमना बैठी थी। मुंतशा, यार मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आमना सर हाथों में थामे बैठी थी। तुम्हें ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए था। मुंतशा ने पैर हिलाते हुए कहा। अब मान लिया ना कि गलती होगी, अब कुछ करना। उसने मुंतशा के आगे हाथ जोड़ के कहा। पर मैं कैसे ये करूँ? तुझे पता है मेरी बहन लॉयर है, अगर ऐसा किसी इल्ज़ाम में मैं फंस गई तो उसने सीधा मुझे जेल पहुंचा देना है। वो अपने उसूलों की पक्की है। मुंतशा ने परेशानी से कहा। कुछ भी नहीं होगा मेरा यकीन है। मैं तुझे वो लिफाफा लेकर आना है। लिफाफे में बहुत बड़ी रकम है जो मैंने मॉम की अलमारी से निकाले है। अगर उनको पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। वो रोने वाली हो गई थी। अच्छा ठीक है, कुछ दिनों तक हम उसके घर जाएंगे। आमना का सांस बहाल हुआ। थैंक्स मीनू, उसने एहसास ममनूयत से उसको देखकर कहा। चल कर यार, वो मुस्कुरा कर बोली। फैज़ान, आपको पता है मैं बहुत परेशान हूँ। जाने मुंतशा का रवैया कब बेहतर होगा। अन्ना से परसों बेहतर थी, अब फिर उसका मूड ख़राब हो गया है। मेहरू परेशानी से बोली। वो दोनों पिज़्ज़ा हट आए हुए थे। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। मेहरू परेशान न हो, वो बहुत जल्द इस बात को समझ जाएंगी और अपने ही अपने होते हैं, गैर नहीं। उसने मेहरू के हाथों पर अपना हाथ रखकर उसको समझाया। वो हमारी एक बात तो सुनती नहीं। वो अन्ना के साथ क्या, वो तो हमारे साथ भी ऐसा रवैया अपनाती है जैसे खुदा न खास्ता हम उसके सौतेले हैं। उसके लहजे से उसकी परेशानी झलक रही थी। मेहरू, वो एक समझदार लड़की है, उसे अपना अच्छा बुरा सब पता है। वो सिर्फ हकीकत से नज़रें चुरा रही है। तुम परेशान मत हो, उसको वो सही हो जाएंगे। और हाँ, अब ये पिज़्ज़ा खा लो, यूँ ही ठंडा हो जाएगा, फिर दिल भी नहीं कहेगा, उसने मुस्कुरा कर कहा। मेहरू मुस्कुरा दी और पिज़्ज़ा की एक बाइट अपने प्लेट में डालकर फोक की मदद से खाने लगी। कुछ ही देर में दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे। कितना मुश्किल होता है उन लोगों की लापरवाही सहना जिनकी तरफ से हमें हमेशा ये गुमान होता है कि वो हमें किसी जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकती। अन्ना ने कर्ब से कहा और आंखें मींच ली। 3 दिन गुजर चुके थे मगर अब तक हाशिम से उससे बात नहीं की थी। वो खिड़की के पार घने जंगलात को देख रही थी जिनको देखकर उसको एक दिन सुकून मिलता था। अन्ना बेड पर लेटी लड़की ने तकलीफ से उसको पुकारा। अन्ना भागी हुई उसके पास आई। बोलो, उसने उसको वो सहारा देते हुए कहा। उसने तेज़ी से वो दूसरा तकिया उठाकर उसकी कमर के तले रखा। शुक्रिया, उसने नम आँखों से उसका शुक्रिया अदा किया। क्या बात है, अब तुम मुझे ये बताओ, ये सब हुआ कैसे? मेरा मतलब है कि तुमने पहले सिर्फ अपने बारे में ही बताया, ये नहीं बताया कि तुम्हारी इस हालत का ज़िम्मेदार कौन है। उसने होंठ दांतों तले दबा कर कहा। उसकी आंखें एक बार फिर बिन मौसम बरसात के बरसना शुरू हो चुकी थी। चौधरी ने, उसने आंसू साफ करते हुए कहा। नाम क्या है उसका? उसने संजीदगी से पूछा। चौधरी अफजल रहमान, उसने रोते हुए जवाब दिया। ऐसा क्यों किया उसने? वो तफ्तीश करने लगी। उसे मुझसे शादी करनी थी। अब्बा के बार बार इनकार के बावजूद वो हर दूसरे दिन आ धमकता था। अब्बा ने एक बार सख्ती से इनकार कर दिया था जिसकी वजह से उसने मेरे बड़े भाई तक को कत्ल कर दिया और वो चुप हो गई। होठों के दांतों तले
बुरी तरह काट रही थी। बताओ। और वो उसको झंझोड़ कर बोली। और अब्बा ने आखिरकार हार मान ली। मैं उसे शादी से खुश नहीं थी। वो दरिंदा सिफत इंसान वहशी है। 4 शादियाँ वो कर चुका है। मैं उसी रात अम्मा के कहने पर भाग निकली थी जिस रात मेरा निकाह था, मगर मेरी बदकिस्मती देखो, जिस पर यकीन कर मैं वहाँ ठहरी, उसी ने चौधरी को छुप कर खबर कर दी। पहले उसने मेरी इज्जत तार की, उसके बाद मेरे भागने की गलती की वजह से उसने अपने गुलामों से भी यही कहा। और अब मैं बिल्कुल लुट चुकी हूँ और अब मुझ में और जीने की तमन्ना नहीं, मैं मरना चाहती हूँ। वो मुंह हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी। अना ने गजबनाक आंखों से उसको गले लगा लिया। तुम्हें इंसाफ मिलकर रहेगा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। क्या तुम ऐसा चाहती हो? उसने उसकी तरफ देखकर कहा। हाँ। उस लड़की ने सर हिला दिया। अना मुस्कुरा दी। अब सब मुझ पर छोड़ दो तुम। वो मुस्कुराकर बोली और खड़ी हो गई। सुबह के 5 बज रहे थे। मुझे वॉक पर जाना है, मैं तुमसे मुलाकात होती है। वो उस वक्त ट्रैक सूट में मलबूस थी। उसने सर हिला दिया। अना बाहर निकल गई। वो जॉगिंग ट्रैक पर तेज़ी से भाग रही थी। एक अदद हाथ में बोतल थी जिससे वो हर चंद मिनट बाद एक घूंट ले लेती थी। पसीने से उसका चेहरा तर था। तभी वो थक कर एक बेंच पर बैठ गई जहाँ एक बेहद ज़ईफ़ खातून बैठी थी। कौन हो तुम? पहले तो कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। वो खातून उसको देख कर बोली। जी, मैं पहली बार आई हूँ, उसने इधर उधर देखते हुए कहा। फिर आसमान पर उड़ते हुए परिंदे के गोल को देखने लगी जो रिस्क ढूंढने अपने अपने घरों तक से निकल गए थे। अच्छा, तभी मैं कहूँ तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा? वो मुस्कुरा कर बोली। वो भी महज मुस्कुरा दी। आप हर रोज़ आती हैं यहाँ? उसने शाइस्तगी से पूछा। हाँ भाई, नमाज और कुरान पाक की तिलावत के बाद यहाँ आ जाती हूँ कुछ देर सुकून के लिए। वो काउंटर पर तस्बीह पढ़ रही थी। उसने सर हिलाया। नाम क्या है तुम्हारा? उन्होंने कुछ देर के बाद उससे पूछा। अना सिकंदर, उसने धीरे से कहा। तुम्हारी तरह बहुत प्यारा नाम है। वो मुस्कुरा कर बोली। वो हंस दी। अच्छा, मैं चलती हूँ, कल मुलाकात होती है। वो उनसे हाथ मिलाकर खड़ी हो गई और तेज़ी से इसी तरह भागती हुई पार्क से निकल गई। वो खातून मुस्कुराकर उसको देखती हुई फिर खुद ही खड़ी हो गई। ये लड़की वो करेगी जो कोई आम शख्स नहीं कर सकता। उसके चेहरे पर एक अज़्म था जिसको देखकर उन्होंने ऐसा सोचा। फिर मुस्कुराते हुए पार्क से बाहर निकल गई। अना घर आई तो सब जाग चुके थे। वो डाइनिंग टेबल पर उसी का इंतज़ार कर रहे थे। वो भी सलाम करती हुई खाली कुर्सी पर आ बैठी। कहाँ गई थी? जब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे हम। महरू खफगी से बोली। आई एम सॉरी, वो यही वॉक करने गई थी। चेहरे पर आते पसीने को साफ करके वो बोली। सामने पड़े जूस के जग से अपने गिलास में जूस उंडेला और जग वापस वहीं रख दिया। अच्छा, खाओ बेटा। स्लाइस की प्लेट सिकंदर हयात ने उसके सामने रख दी। उसके सामने ही मंतशा बैठी थी और स्लाइस पर मायोनेज़ लगा रही थी। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। अना ने एक नज़र उसको देखा और जूस का सिप लेकर अपनी स्लाइस पर जैम लगाया। डैडी, ऑफिस कैसा जा रहा है आपका? वो स्लाइस खाते हुए उनकी जानिब देखकर बोली। अच्छा जा रहा है। वो हाशिम के डैडी और मेरे पार्टनरशिप है ना, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। उनका बड़ा बेटा मेरा साथ ही होता है, काफ़ी मदद मिलती है। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। हाशिम की बात पर अना खामोश हो गई थी। तुम्हारे दिन कैसे गुजर रहे? उन्होंने उसको देखकर कहा जो जूस का सिप ले रही थी। अच्छे गुजर रहे। आजकल शाह के तनाज़े पे काम कर रही हूँ। उसने संजीदगी से जवाब दिया। मुश्किल तो नहीं पेश आई तुम्हें? उन्होंने संजीदगी से पूछा। नहीं डैडी, बहुत सादा सा केस है, मुझे यकीन है हम ही जीतेंगे ये केस। उसने संजीदगी से कहा और जूस का आखिरी सिप लेकर खड़ी हो गई। ओके डैडी, मैं चलती हूँ, तैयार होना है। वो खड़े होकर बोली। उन्होंने सर हिला दिया। वो बर्क रफ्तारी से बाहर निकलकर किचन में जाकर कॉफ़ी बनाने लगी। स्लाइस, जैम और मेयोनीज़ ट्रे में सजाकर अपने कमरे में चली आई जहाँ वो उसके मोबाइल में उसकी तस्वीर देख रही थी। अच्छी लग रही हो, वो मुस्कुराकर बोली। अच्छा, कौन सी देख रही हो? वो मुस्कुराकर बोली। ये वाली।
उसने पार्टी वाली पिक्चर दिखाई। शुक्रिया, वो ट्रे उसके सामने रखते हुए बोली। ये कौन है? उसने मोबाइल उसके सामने करके पूछा। हाशिम और वो एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, जबकि उससे अगली पिक्चर में हाशिम का हाथ उसकी कमर के गिर्द था। फ्रेंड है मेरा। उसका लहजा एकदम ही संजीदा हो गया था। अच्छा। उसने अच्छा कहकर मोबाइल साइड टेबल पर रख दिया और उठकर बैठ गई। वो उसको नाश्ता करता देख कर खुद कपड़े निकालकर वॉशरूम चली गई। उसने रेड कलर के घुटनों तक आती शर्ट, जिस पर खूबसूरत मुख्तलिफ रंगों की नाजुक से कढ़ाई थी, सिंधी नाजुक सी कढ़ाई, वाइट पैजामा जिसके पायचों पे कढ़ाई थी और वाइट शिफॉन का दुपट्टा जो उसने गले में डाल दिया। बालों का खुला छोड़कर हल्की सी लिपस्टिक लगाई और सैंडल्स पहनकर उसने अपना ब्लैक गाउन उठाया। अच्छा, आज उसको अदालत जाना था। उसने फाइल्स उठाई और उसके पास आ गई। साइड टेबल पर अपना मोबाइल उठाया। मैं बाहर से लॉक करके जा रही हूँ, दोपहर तक आ जाऊँगी। तब तक यहाँ किसी ऐसी जगह मत खड़ी होना कि किसी को पता चल जाए। वो उसको समझाती हुई बाहर निकल गई और बाहर से लॉक लगाकर बाहर पोर्च की तरफ बढ़ गई। बुशरा, बुशरा, उसने बाहर से ही चिल्लाना शुरू किया। तभी बाहर शाहजी की गाड़ी रुकी। उसे मालूम ही नहीं हुआ। दफ़ा हो जा, मर गई होंगी कहीं बाहर। अब जाओ, पूरा गांव छान मारो, देखना जलेबी वाले के पास बैठी हुई मिलेंगी। जलेबी खाई है, मस्का तो मारना ही पड़ेगा। वो तड़क कर बड़बड़ाती हुई मुड़ी, मगर एक ज़ोरदार तसादम उसका और शाह से हुआ था, जिसके साथ उसका बेटा भी था। अल्लाह पूछे कौन अंधा है? माथे पर हाथ रखकर वो चीखी, मगर जो ही अपनी तरफ वो कड़े तेवरों से देखते जावर शाह पर गई, उसकी बोलती वहीं बंद हो गई। आप, वो हकला कर बोली। नज़र नहीं आता? अंधी हो क्या? वो कड़े तेवरों से उसको घूर कर बोला। पापा, आप इनको क्यों डांट रहे हैं? वो अजहात ने मुंह बनाकर कहा। तुम चुप करो। उसने बुरी तरह अजहात को डांट दिया। वो मुंह बसोर कर रह गया। माफ़ी शाहजी, वो मुझे पता नहीं चला। वो परेशानी से सर झुकाकर बोली। आइंदा वैसा ना हो। उसने पथरीले तासरात से कहा। ज़काउल्लाह कहाँ है? सब कुछ भुलाकर उसने संजीदगी से पूछा। वो जी शायद कोई घर पर नहीं है, मैं बुशरा से ही मिलने आई थी। वो मुंह बनाकर गोया हुई। ओ शिट, अब किसको लेकर जाऊँ? कहा भी था मैंने चाचा को कि कल मैं बुशरा को लेने आऊँगा, फिर भी कहीं चले गए। वो झुंझला कर रह गया। और अगर आप बुरा ना माने तो मैं चलूँ आपके साथ? उसने उसको देखते हुए पूछा। अजहात बाप के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। तुम्हारे अब्बा भेज देंगे? वो उसकी तरफ एकदम से उसकी फ़िक्र एकदम से रफू चक्कर हो गई थी। आप बात कर लीजिएगा, इनकार नहीं करेंगे, वो कदर करते हैं आपकी। शाइस्ता उर्दू में उसने कहा, जबकि ज़ुआर शाह हैरत से उसको उर्दू बोलते हुए देख रहा था। ठीक है, जाओ तुम, मैं बात करता हूँ। वो संजीदगी से छोटे शाह का हाथ पकड़कर उसके घर की तरफ बढ़ गया। बेला का दिल बल्लियों उछल रहा था। वो जल्दी से घर भागी। क्या हो गया? ऐसे क्यों घोड़ों की तरह भागी चली आ रही है? उसके भागने पर यास्मीन ने बुरी तरह चोट की। उसने अपने पीछे आते ज़ोआर पर एक शर्मिंदगी निगाह डाली और माँ को घूरा। अम्मा, किसी का तो लिहाज कर लिया करो, उसने दबे दबे गुस्से से कहा। उन्होंने जो ही जावर शाह को देखा, उंगलियां मुंह में दाब ली। शाह जी, आप आइए ना। उन्होंने फ़ौरन चारपाई बिछाकर उनको बैठने का कहा। जावर शाह ने बमुश्किल हंसी को दबाया और सर हिलाता हुआ बैठ गया। कोई काम था क्या शाह जी? वो अकीदत और एहतराम से बोली। जी, असल में मैं चाहता हूँ आप 2 दिन के लिए अपनी बेटी को मेरे साथ हवेली भेज दें। मेरी छोटी बहन का निकाह है, तो उसको किसी ऐसे की ज़रूरत है जो उसकी ज़ाती अशिया का ख्याल रख सके। मेहमान होते हैं सो बखेड़े होते हैं। उसने तफसील से बात की। कोई मसला नहीं शाह जी, आप ले जाए इसको, अब्बा को मैं बताऊंगी। उन्होंने बखुशी इजाज़त दे दी। जावर शाह ने बेला को देखा कि उसे कोई एतराज़ तो नहीं। बेला ने शर्मा कर सर झुका लिया। पागल, वो सिर्फ इतना ही कह पाया। चले, आप उनको भेज दे।
वो अरबाज अजहत को लेकर बाहर निकल गया। हमारे तो भाग ही खुल गए। यास्मीन तो फूले नहीं समा रही थी। ऐसा भी क्या हो गया अम्मा? वो अनजान बनकर बोली। शाह बड़े अच्छे लोग हैं। मैं तो यही सोच रही थी कभी हमें भी मौका मिले। बेला हंस पड़ी। अच्छा अम्मा, मैं जाती हूँ। कपड़े तो लेती जा, यास्मीन ने पीछे से कहा। अम्मा बाद में भेज देना, उसे जाने की जल्दी थी। वो ग्लासेस लगाए गाड़ी में बैठा हुआ था, जबकि अजहत उसके साथ वाली सीट पर वो पीछे आकर बैठ गई। जावर ने जीप स्टार्ट कर दी। बेला की नज़रें मुसलसल उसके चेहरे पर गड़ी थी, जो हर चीज़ से बेनियाज जीप चला रहा था। वो मुस्कुरा के रह गई। मिस्टर आफरीदी और हाशिम फारूक के घर के बाहर खड़े थे। वो दोनों अंदर चले आए। हरे भरे लॉन में एक तरफ कुर्सी और टेबल पड़े थे। वो वहीं बैठ गए। जाकर अपने साहब को बुलाओ भाई, बताओ उसे आफरीदी आया है। आफरीदी ने मुस्कुराकर उनके नौकर को कहा। वो सर हिलाता हुआ अंदर चला गया। डैडी, ये कौन है? उसने इधर उधर देख कर कहा। हाशिम, ये मेरे बचपन का दोस्त है। इतने अरसे से मुलाकात नहीं हो पाई। सिकंदर ने बताया कि वो यहाँ रहता है तो चला आया। उन्होंने मुस्कुरा कर बताया। उन्होंने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद चौधरी की एक कम उम्र लड़की के साथ बाहर आया। अरे आफरीदी, तुम? वो हैरत से बोला। उन्होंने सर हिला दिया। तुम तो मुझे भूल ही गए थे। मैंने सोचा मैं ही मिल लूँ। वो मुस्कुरा कर बोले। अरे नहीं यार, कई बार तुमसे मिलना चाहा मगर वक्त नहीं मिला। वो मुस्कुरा कर बोले। अच्छा, इनसे मिलो। ये मेरी मिसिस है राबिया। राबिया, ये मेरे बचपन के दोस्त है और गालिबन ये तुम्हारा बेटा है। चौधरी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, उन्होंने सर हिलाया। उस लड़की की आंखें तो गैर मामूली तौर पर काली सुर्ख हो रही थी। उसने मुस्कुराकर हाशिम को देखा और हेलो हाय की। उसने जवाब देकर सर झुका लिया। अरे राबिया, जाओ ना, कुछ खाने का इंतज़ाम करो। वो मुस्कुराकर बोले। वो सर हिलाती हुई अंदर चली गई। और सुनाओ आफरीदी, कैसे तुम्हारा बिजनेस चल रहा है? फारूक ने सिगार सुलगा कर पूछा। बहुत अच्छा भाई। इन मोहतरम ने तो मेरे इतने कहने के बावजूद बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। पायलट बनने का शौक था, बस बन गया। वो हंसकर बोले। अरे अच्छी बात है ये तो। वो मुस्कुरा कर बोले। हाशिम मुस्कुरा तक ना सका। उसे रह रहकर वो लड़की याद आ रही थी। फारूक तो शायद 60-65 साल के होंगे, जबकि वो लड़की 25-26 साल की लग रही थी। डैडी, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं चलता हूँ। अब जाना होगा। अब मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा मिलने। उसने खड़े होते हुए कहा। अरे नहीं, बैठो, तुम मेरी बेटी से तो मिल लो। वो मुस्कुराकर बोले। अंकल, फिर कभी? उसने इनकार किया। अरे बैठो तो, अभी आती है। उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। वो खामोश हो गया और वो दोबारा बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक 21 साल की लड़की उनके पास आ गई। इंतहा की तंग शर्ट जिससे उसके जिस्म के खद्दोखाल वाज़ा हो रहे थे, दुपट्टे के बगैर वो बेशर्मों की तरह उसके गले लगने लगी थी। मगर हाशिम ने हाथ आगे कर दिया। उसने शर्मिंदगी से उससे हाथ मिलाया। बिल्कुल अंकल, अब मैं चलूँगा। वो संजीदगी से कहता उठ खड़ा हुआ। आफरीदी कुछ नहीं बोले। ओके बेटा। उन्होंने सर हिलाया और बाहर निकल गए। हाशिम यूं ही सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहा था, तभी उसके फ़ोन पर अना की कॉल आई थी। अरे, उसे खुशगवार हैरत ने आ घेरा था। उसने संजीदगी से कॉल पिक की। अस्सलाम वालेकुम। उसकी धीमी आवाज़ उभरी। वालेकुम अस्सलाम। आज सूरज कहाँ से निकला है? उसने संजीदगी से मगर शरारत भरे लहजे में कहा। मुझे तुमसे मिलना है हाशिम, अभी और इसी वक्त। उसने उसकी बात सुनी अनसुनी करके कहा। अच्छा, किधर? उसने संजीदगी से पूछा। टेक्स्ट करती हूँ, उसने संजीदगी से कहा और कॉल कट कर दी। कुछ देर बाद उसका मैसेज मौसूल हुआ। उसने सीव्यू पहुँचने का कहा। हाशिम ने सीव्यू की जानिब गाड़ी मोड़ ली। तक मिलते हैं अगली किस्त के साथ बहुत जल्द ही। तब तक के लिए खुश रहे, खुशियाँ बांटे और अपनी दुआओं में मुझे याद रखे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। अल्लाह हाफिज़।